नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो आज हम एक आर्टिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, जो कि हमारी जीडीपी के बारे में है। जैसे कि आपको पता है कि इस वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही के रिजल्ट्स आ गए हैं, जो कि हमारा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस देता है। उनके हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था में एक सिकुड़न देखने को मिली है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, जो कि -23.9% है, करीब 24% के करीब है। तो इस आर्टिकल पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो हमारा दूसरा है वो है न्यूज इन फ्लैश, जिनमें हम उन महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले ये लॉ सीखो के कुछ पैकेजेस और कोर्सेस है। उन्हीं में से एक जो कोर्स है वो है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेस, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए, हमारे जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी के लिए है। उसके अलावा और कुछ टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स हैं। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो देखते हैं आज का हमारा एमसीक्यू क्या है। आज का जो हमारा एमसीक्यू है वो है जीडीपी से रिलेटेड, कि इनमें से, इन ऑप्शंस में से जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है या जीडीपी का मतलब क्या है। तो जो पहला हमारा ऑप्शन है वो है जेन्युइन डोमिसाइल पोर्टफोलियो। जो ऑप्शन बी हमारा है वो है ग्रॉस डिमांड प्रोडक्ट। जो ऑप्शन सी है हमारा वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये ऑप्शन डी जनरल डेमोक्रेटिक प्रिविलेज। जो भी आपका उत्तर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आज का जो हमारा वर्णनात्मक प्रश्न है, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, वह यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्र जिन्हें जीडीपी वृद्धि वापस पाने के लिए पुनः जीवित करने की आवश्यकता है। इन सारे क्षेत्रों की एक विस्तृत जानकारी देते हुए आप 250 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो देखते हैं जो हमारा आर्टिकल है आज का, जो हमारे जो पहली तिमाही, इस वित्तीय वर्ष की जो पहली तिमाही के रिजल्ट्स आए हैं उसको लेकर है। तो अब सबसे पहले हम इसका कुछ थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि ये आंकड़े कौन देता है। ये आंकड़े आते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस से, जिसको हम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहते हैं। और ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस किसके अंदर आता है? ये आता है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत। जैसे कि आपको पता होगा कि सदानंद गौड़ा अभी इसके करंट मिनिस्टर है, इस मंत्रालय के मंत्री है करंट। तो उनके मंत्रालय से ये आंकड़े आते हैं। थोड़ा सा एनएसओ के बारे में हम जान लेते हैं कि एनएसओ जो है, इसका गठन रंगराजन कमीशन जो है उनकी सिफारिश पे हुआ था। और ये एक गवर्नमेंट रिजोल्यूशन जो कि 1 जून 2005 में आया था, उसके द्वारा किया गया था। और जैसे आपको पता होगा कि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स और सर्वे का जो मुद्दा है या जो क्षेत्र है, उस पर कानून बनाने का हक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन को दिया गया है। ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है। इस पर स्टेट्स का कोई हक नहीं होता है इसके बारे में बनाने का। इसलिए जो हमारा सेंसस होता है, जो कि सेंसस एक एक्ट 1948 के अनुसार गवर्न होता है, वो भी एक सेंट्रल एक्ट है। उसके बाद में कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट जो 1953 का है, उसके अंतर्गत ये हमारी जो अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े जुटाए जाते हैं। तो चलिए, तो ये खबर में कैसे आया, मैंने आपको बताया कि हमको एक कॉन्ट्रैक्शन, एक सिकुड़न देखने को मिली है, एक ऋणात्मक और हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ गई है -23.9, करीब 24% के आसपास हमारी जो अर्थव्यवस्था चक्का है वो उल्टी दिशा में घूम चुका है। तो इसका मतलब क्या होगा, और हम जरा देखें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ कोविड-19 आने के बाद में सिर्फ भारत में ही नहीं, अभी तो जितनी भी G7 कंट्रीज है उन्हीं में, उन सब में एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। सिर्फ चीन ऐसा देश है जहां पर अर्थव्यवस्था पॉजिटिव है, 3.2 है। पर एज कम्पेयर टू, हम अगर चीन की भी प्रीवियस फिगर देखें तो जहां पर उनका आंकड़ा 7, 8, 9, 10 तक जा रहा था, वो 3.2 पर जब आ रहा है तो ये उनके लिए भी एक अलर्ट का सिंबल है। पर वही और दूसरी कंट्रीज को देख के, जापान, जर्मनी, कनाडा, इटली, फ्रांस, यूके, इंडिया और यूएस, तो सबके आंकड़े नेगेटिव में गए हैं। सबकी इकोनॉमिक ग्रोथ अभी तक जो हुई थी वो अभी नेगेटिव हुई है। मतलब आपकी इकोनॉमिक छोटी होते जा रही है, आपकी इकोनॉमिक सिकुड़ते जा रही है, कॉन्ट्रैक्शन उसमें आ रहा है। भारत से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हमको एक और यूएस में देखने को मिलता है। तो जब हमारा देश में एलपीजी पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो उदारीकरण, भूमंडलीकरण की जो एक हम नीति हमने अपनाई, एक निजीकरण की, उसके बाद में हम ये देख रहे थे कि हमारी अर्थव्यवस्था में हर साल
एक ऑन एन एवरेज औसत रूप से 7% का इजाफा हो रहा था हमारा सकल सकल घरेलू उत्पाद में। लेकिन अभी अगर हम देखें, अगर इस वर्ष का अगर हम एवरेज रहे तो ये -7 की जाने की इसकी आशंका है, तो जो कि एक बहुत बड़ा अलर्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। अब हम आगे ये भी जानेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या होता है। अगर हम बहुत जनरल टर्म्स में समझे तो गुड्स और सर्विसेज आपके देश में कितनी अवेलेबल हो रही है, कितनी बनाई जा रही है, उसका जो एग्रीगेट होता है, उसका जो योग होता है, वो रहता है हमारा सकल घरेलू उत्पाद। जितना भी हर वर्ष हम देखते थे उससे एक सिकुड़न देखने को मिली है, पर उनमें भी और ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है, जैसे कल भी हमने डिस्कस करा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक बड़ी मार पड़ने वाली है, ट्रेड, होटल और अदर सर्विसेज जो है उनको भी एक क्षति देखने को मिलेगी। तो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र को अगर हम अकेले देखें तो वहां पे 50% जो ग्रोथ चल रही थी वो अब नेगेटिव हो गई। मतलब आपका जितना भी ग्रोथ हो रहा था, आपका जितना भी चल रहा था, जो एक बेस लाइन आपकी थी, उससे आप -50% नीचे चले गए। वही ट्रेड, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री जैसे वहां पे भी करीब करीब -50, मतलब -47 पर उसका आंकड़ा है। उसके बाद में जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, वहां पे -39% का हमको एक गिरावट देखने को मिली। उसके बाद में माइनिंग जैसी एक हमने जो विश्लेषण किया था कल, उसके हिसाब से माइनिंग को हमने एक अंदाजा लगाया था कि उतना नहीं प्रभाव पड़ेगा जैसे आर्टिकल्स आए थे अभी तक, जितने अभी तक विश्लेषण हुआ था। लेकिन माइनिंग क्षेत्र में भी -23% का हमको एक गिरावट देखने को मिली है। तो ये कुछ क्षेत्र है जो वर्स्ट अफेक्टेड है। लेकिन इनमें भी जो हमारी कृषि क्षेत्र है, जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है कृषि का, वो 3.4%, 3.4% वो बड़ी है। तो जितने भी हमारे सेक्टर थे उनमें से सिर्फ एक एग्रीकल्चर से ही हमको एक अच्छी न्यूज आई। अब एक प्रश्न ये भी होता है, जब आपके एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, उसने एक पॉजिटिव नंबर शो करा, उसके बावजूद भी हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा कैसे नीचे गिर गई। तो इस जैसे पिछले हमने कुछ दिनों में डिस्कस करा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर काफी अच्छा है, काफी ज्यादा लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड है, लेकिन इसका जीडीपी में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिसके लिए सरकार समय समय पर कदम उठाते रहती है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन, ये जो सिकुड़न हुई, उसके क्या कारण है। तो जो जीडीपी है वो मेन 4 इंजिन में चलती है। ये 4 इंजिन कौन कौन से हैं? प्राइवेट कंजम्पशन, जैसे कल भी मैंने डिस्कस करा था कि जो हम खुद खपत करते हैं, जो मेरे आपके जैसे जो नागरिक है हमारे अपने देश के, जो छोटी से छोटी चीज से लेकर, अगर राष्ट्रपति से लेकर तो एक भूमिहीन किसान तक, जो आप छोटी से छोटी चीज खरीदते हो, वो सब प्राइवेट कंजम्पशन कहलाता है। उसके बाद में आता है जो दूसरा इंजन माना जाता है, वो है प्राइवेट सेक्टर, जो डिमांड फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, जो हमारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है, इंडस्ट्रीज है, इंस्टीट्यूट है, वो जो डिमांड क्रिएट करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर का माना जाता है। तो पर्सन एक कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। उसके बाद में जो प्राइवेट सेक्टर से डिमांड आता है, ये 32% तक कंट्रीब्यूट करता है। तो हम देख ले कि प्राइवेट कंजप्शन और प्राइवेट सेक्टर का डिमांड अगर हम दोनों देख ले, तो ये कम से कम 88%, 88% एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को देखिए कि गवर्नमेंट की तरफ से और कितनी डिमांड आती है। गवर्नमेंट जो तीसरा इंजन माना जाता है, तो वहां से केवल 11% का एक कंट्रीब्यूशन आता है। उसके अलावा एक होता है नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब आपका इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट रेशियो, मतलब आपने कितना आयात और निर्यात किया। तो ऐसा माना जाता है कि जो आपका नेट एक्सपोर्ट है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि जो फिगर्स है उसके हिसाब से ये +165, 165% बड़ा है। तो ये एक अच्छा सिंबल भी है, पर कहीं ना कहीं इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी निकल सकता है, वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो अगर हम कल के आंकड़े देखें जो आए हैं, उसके हिसाब से जो प्राइवेट कंजम्पशन था, जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर था, वो -27% हुआ है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, 56.4% है। तो बहुत बड़ा नंबर्स में चेंज है ये। वही प्राइवेट सेक्टर में ये -47 गया है, करीब 50% के आसपास ये चला गया है। वही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारा बड़ा है, पर अपितु इसका ये जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो इतना नहीं है, सिर्फ 11% ही। इसीलिए इकोनॉमी में इतना फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए जीडीपी में इतना फर्क नहीं पड़ता है। और वही नेट एक्सपोर्ट जो मैंने बताया कि
एक प्लस में हो तो एक अच्छा सिंबल माना जाता है, पर कहीं ना कहीं अगर आपके देश में इंपोर्ट कम हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आपके देश से कम मांग आई है, कंजम्पशन ओवरऑल भी कम हुआ है। तो इसीलिए एक नेगेटिव दृष्टि में भी इसको देख सकते हैं। तो जीडीपी का अगर हम फॉर्मूला समझे तो हम उसको सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स देख सकते हैं। जैसे सी मैंने यहाँ पे मेंशन करा है कि प्राइवेट कंजप्शन को हम सी से नोटिफाई रिकॉग्नाइज करते हैं, जो प्राइवेट डिमांड है उसको हम आई मानते हैं, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको हम जी मानते हैं, और जो नेक्स्ट एक्सपोर्ट है इनको हम एनएक्स मानते हैं। तो जब हम इन सब का टोटल करते हैं तब जाके हमारा जीडीपी आता है। पर इसमें हमको ये समझने वाली जरूरत है कि कितना प्राइवेट एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना प्राइवेट कंजम्पशन से हमारे और आपके जैसे लोगों से कंजम्पशन हो रहा है, कितना सरकार की तरफ से हो रहा है, कितना नेट एक्सपोर्ट से हो रहा है। तो ये फॉर्मूला ये याद रखने वाली चीज है, ये आपको आगे काफी ज्यादा काम आ सकता है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट से एक डिमांड बढ़ी है कि हमने देखा, हाँ 16% जो पिछले तिमाही का हुआ था आंकड़ा, उससे 16% ज्यादा हुआ है, लेकिन ये हमारे कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर केवल 6% ही उसमें कंट्रीब्यूशन करता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम टोटल डिमांड की बात देखें तो उसमें तो ये फिगर एकदम नहीं के बराबर रहेगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि जिनका इकोनॉमिक्स का नहीं बैकग्राउंड है, जो थोड़ी इतना जीडीपी और अर्थव्यवस्था को इतनी थोड़ा जटिल माना जाता है, इतना नहीं समझते, तो हम एक हिस्से से ये समझ सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष होता है, उसमें 4 तिमाही होती है, मतलब 3 महीनों की एक जिसे हम क्वार्टर कहते हैं वो उन्हें तिमाही कहते हैं, 3 महीनों से बना हुआ होता है ये। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे आप एनुअल ईयर को, वित्तीय वर्ष को जो अप्रैल टू मार्च चलता है उसको आप एक साल से पिछले साल का कंपेयर करते हैं। वैसे ही जब हम तिमाही की बात करें तो इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही और पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही को कंपेयर करने वाले है ये आंकड़े। तो ये समझने वाली बात है। तो जो हमारा बेस माना जाएगा वो पिछले वित्तीय वर्ष की तिहाई होगी। वैसे ही अगले वर्ष की जो हमारी तिमाही के रिजल्ट आएंगे तो उसमें हमको देखने को मिलेगा कि नंबर्स काफी ज्यादा अच्छे आए हैं, क्योंकि अभी का जो आंकड़ा है वो बेस माना जाएगा। तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको डिस्कस बड़े इलॉबरेट वे में वैसे ही करा कि नेट एक्सपोर्ट अगर पॉजिटिव होता है तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल इतना भी ज्यादा वो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये सिंबलाइज करता है, ये दर्शाता है कि आपके यहाँ पे इंपोर्ट का डिमांड भी बहुत ज्यादा कम हुआ है। तो अभी राइटर ने ये बात की है कि हम कौन कौन से एरिया में काम कर सकते हैं जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था में जीडीपी में सुधार आए। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव जहां से फिगर आया वो था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जरूरत है, जैसे हम बिल्डिंग रोड बनाए, ब्रिजेस बनाए, ऐसे सारे जो प्रोजेक्ट्स है वहां पर हमको बढ़ाने की जरूरत है। उसके साथ में सैलरी टाइम पे देने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आम आदमी ही होता है जो सरकारी नौकरी करता है, तो वहां पर उनको सैलरी देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद में डायरेक्ट बेनिफिट की कि लोगों के हाथ में पैसा जाए और ये अर्थव्यवस्था का चक्का वापस चले। अभी क्या होता है कि अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है तो इंडस्ट्री क्यों इन्वेस्ट करेंगी, इंडस्ट्री प्रोडक्ट ही क्यों बनाएंगी, और इंडस्ट्री प्रोडक्ट नहीं बनाएंगी, उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगी, तो वही लोग जो खरीद रहे हैं उनको नौकरी पे रखने का क्या उद्देश्य रहेगा, और उनको वो कंपनी सैलरी क्यों देंगी। जब आप का प्रोडक्शन ही इतना नहीं हो रहा है तो हम लोगों को क्यों ज्यादा एम्प्लॉय रखें, हम लोगों को तो कम ही लोगों को रखेंगे हमारे यहाँ पर। तो इस तरीके से जिसको हम एक विस्कियस साइकिल कहते हैं, एक साइकिल बन जाती है पूरी। तो ये साइकिल को अगर तोड़ना है तो कहीं ना कहीं राइटर ने बताया कि वहां पे गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत है, गवर्नमेंट को लोगों के हाथ में पैसे देने की जरूरत है, जिससे डिमांड बढ़े। डिमांड बढ़ने से हमारी इंडस्ट्री भी पैसा उठाएंगी, और इंडस्ट्री पैसा उठाएंगी, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेंगी और लोगों के हाथ में वापस पैसे आएंगे। उसके अलावा मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कुछ अनुमान लगाए हैं कि हम हम निम्न क्षेत्रों में कंट्रीब्यूट करके हमारा सेविंग कम या ज्यादा करके हम एक इकोनॉमी को थोड़ा सुधार सकते हैं। तो हम अगर देखते हैं कि किस किस क्षेत्रों में हमारी जो सेविंग है गवर्नमेंट की हमको बढ़ाने की आवश्यकता है, जैसे एडमिन एक्सपेंसेस है वहां पर हमको कहीं ना कहीं सेविंग बढ़ानी है, 1.0% से लेकर 0.7 हमको जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेस है हमारी, वहां पर हमको सेविंग इंक्रीज करने की जरूरत है। उसके बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और पब्लिक सेक्टर असेट है वहां पर भी सेविंग बढ़ाने की जरूरत है।
जो टैक्स कलेक्शंस है वहां पर हमको टैक्स सेविंग बढ़ाने की जरूरत है। उसके बाद में जो एग्री सब्सिडी है, जो हाउस होल्ड सेगमेंट है, वहां पर 0.3% एक सेविंग बढ़ाने की जरूरत है। और उसके बाद में जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स और पीपीएफ माना जाता है, वहां पर भी 0.3 बढ़ाने की जरूरत है। उसके अलावा कहाँ पर हमको डिक्रीज करने की जरूरत है, तो हायर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, जो शॉर्ट टाइम बोरोइंग होती है, वहां पर हमको एक सेविंग जो है वो डिक्रीज करने की आवश्यकता है। उसके साथ में हमको स्पेंड और करना चाहिए, मतलब वहां पे हमको सेविंग कम करके वहां पे ज्यादा स्पेंड करना चाहिए। वो क्षेत्र है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया रोड, ब्रिजेस, ऐसे क्षेत्र। उसके अलावा हमारा जो दूसरा है वो है न्यूज इन फ्लैश। तो न्यूज इन फ्लैश में हमारी जो पहली समाचार आ रहे हैं वो रेनावती चोला काल का एक भूमि अभिलेख मिला है, एक शिला अभिलेख मिला है, एक अभिलेख मिला है, जो कि जो हमारे हिस्टोरियंस है, जो हमारे इतिहासकार है, उनके लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो ये कहाँ पर मिला? ये मिला कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, वहां पे। ऐसा माना जा रहा है कि जो चोल राजवंश था उसके महाराजा रेनाडू के काल का है ये। 8वीं सदी का माना गया है इसको। और इसमें जो लाइंस लिखी गई है वो प्राचीन तेलुगु भाषा में है। उसके बाद में जो दूसरी न्यूज है वो थोड़ी दुख की न्यूज है कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति है प्रणब मुखर्जी, जो कि 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद रह चुके हैं, उनका कल निधन हो गया। जो प्रणब मुखर्जी थे, ये काफी एक्टिव एक मिनिस्टर, एक नेता, एक लीडर माने गए। इंदिरा फिर वो इंदिरा गांधी का काल हो, फिर वो राजीव गांधी का काल हो, या फिर उसके बाद में जब अभी यूपीए 1 जब बनी मनमोहन सिंह के टाइम पे, उसमें भी उन्होंने काफी ज्यादा की पोर्टफोलियोज होल्ड करे। जैसे वित्त मंत्रालय और हमारा विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास में रहे हैं। 2018 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला है और 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था। उसके बाद में अभी बहुत एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ कि एजीआर, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को उनका जो रेवेन्यू का पार्ट देना था, जो एज ए टैक्सेशन गवर्नमेंट को देना होता है, उनके अगेंस्ट में एक रूलिंग आई थी। उसके अंदर ये एजीआर उनको भरना पड़ेगा, सारी जो हमारी टेलीकॉम कंपनीज है उनको सरकार को भरना पड़ेगा। तो जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजीर और एम आर शाह के द्वारा ये जजमेंट दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको 10 साल का समय दिया जा रहा है ये एजीआर का जो आपका ड्यूज है उनको भरने के लिए। जो ये समय चालू होगा 1 अप्रैल 2021 से लेकर, और फरवरी की 7 तारीख को हर साल आपको जो 10% आपको ये जो है आपका इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको अमाउंट देना पड़ेगा, और अभी आपको अपफ्रंट 10% ड्यू देने की आवश्यकता है। तो आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।